नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को पता है कि अपन पिछले वाले ई लेक्चर में मध्यकाल में व्यापार की दशा विषय पर चर्चा कर रहे थे। आप और हम सब जानते हैं कि भारत में मध्यकाल में कई तरह के उतार चढ़ाव आए। तो जो पार्ट फर्स्ट में हमने जिन बिंदुओं तक चर्चा की, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे। कल हमने जो बातें की थी उसके अंतर्गत व्यापारिक समुदाय तथा सुल्तानों की उसके प्रतिनिधियाँ, नंबर 2 दलाल, नंबर 3 बंजारे, व्यापारियों द्वारा जमाखोरी, यहाँ तक अध्ययन कर लिए थे। या ये कहें कि यहाँ तक अपन ने चर्चा कर ली थी। आज हम उसके आगे घोड़ों का मूल्य तथा घोड़ों के व्यापार में व्यापारियों की भूमिका पर चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो घोड़ों के वर्गीकरण व मूल्य निश्चित करने हेतु नियम बनाए गए। जो घोड़े सेना के लिए दीवान में पेश किए जाते थे उन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया और उनके मूल्य निर्धारित कर सूची दलालों को दी गई। प्रथम श्रेणी के घोड़ों का मूल्य 100 टके से 120 टके तक, द्वितीय श्रेणी के घोड़ों का मूल्य 80 से 90 टके तक और तृतीय श्रेणी के घोड़ों का मूल्य 65 से 70 टके तक रखा गया। टट्टुओं का मूल्य 10 टके से 25 टके तक निश्चित किया। स्वयं सुल्तान घोड़ों के मूल्य निर्धारण में रुचि लेता था। इसी प्रकार से सुल्तान ने साधारण कामकाज करने वाली दासियों का भाव 5 टके से 12 टके के बीच निर्धारित किया। रूपवान दासी का भाव 20 से 30 और 40 टके तक निश्चित किया। दास का भाव 100 से 200 टके तक निश्चित किया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों में गुप्तचर नियुक्त कर दिए थे, जिनके भय से व्यापारी एवं दुकानदार मनमाने ढंग से क्रय विक्रय नहीं कर सकते थे। वे सदैव सावधान व भयभीत रहते थे। इस प्रकार सुल्तान ने अपनी नवीन आर्थिक नीति के द्वारा एक और तो बाजार में प्रत्येक वस्तु के मूल्यों को निर्धारित करके मूल्यों को बढ़ने नहीं दिया, तो दूसरी ओर उसने मुनाफाखोरी, चोर बाजारी, जमाखोरी, दलालों और व्यापारियों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाकर राजकीय नियमों द्वारा उनका कार्य क्षेत्र सीमित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व घोड़ों के व्यापारियों तथा दलालों ने आपस में मिलकर घोड़ों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। प्रारंभ में सुल्तान ने उन्हें उनके एकाधिकार को समाप्त करने का निर्णय किया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिलने पर उसने उनकी सेवाएं लेना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार घोड़ों के व्यापारियों और दलालों की स्थिति पूर्व जैसी हो गई। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसके बाजार संबंधी नियम भी समाप्त हो गए और व्यापारियों ने पुरानी परंपराओं को पुनः अपनाना प्रारंभ कर दिया। बर्नी ने उस समय की स्थिति का निरूपण करते हुए लिखा है कि आवश्यकता की वस्तुएं पुनः महंगी हो गई और अनाज के भाव बढ़ गए। वस्त्रों के दाम व्यापारियों की इच्छा अनुसार निर्धारित होने लगे। मुल्तानी अपनी पहले जैसी आदतों का पालन करने लगे और सौदागर व कारवानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने लगे। दुकानदारों का दिमाग खराब हो गया और उनके भावों में ढोलक व ढप बजने लगे। बाजारी अलाउद्दीन की मृत्यु पर खुशी प्रकट करने लगे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दाम काफ़ी बढ़ गए थे। उसका एकमात्र कारण यह था कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद किसी भी सुल्तान ने मूल्यों को निर्धारित करने की नीति नहीं अपनाई और बाजार को व्यापारियों व दलालों के हाथों में छोड़ दिया। इस प्रकार
सुल्तानों की ओर से आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति के दुष्परिणाम हुए। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु से सर्वप्रथम उन घोड़ों के व्यापारियों व दलालों को लाभ हुआ जो कि घोड़ों की नस्ल व उनके मूल्य से पूर्णतः परिचित थे। मूल्य नियंत्रण कानून शिथिल पड़ने से व्यापारियों ने अपनी पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त कर ली। इसमें उन दरबारियों का भी हाथ था जो सुल्तान के दरबार में जाते थे तो घोड़े एवं दास भेंट में लेकर जाते थे, क्योंकि इस काल में दासों एवं घोड़ों को ही उपयुक्त भेंट समझा जाता था। अब इसके बाद हम बात करें व्यापारियों से वसूल किए जाने वाले कर तथा शुल्क। सुल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में व्यापारियों से 36 कर लिए जाते थे। उनमें से 9 कर किसी न किसी प्रकार से व्यापारियों से वसूल किए जाते थे। इनमें से 8 कर तो प्रत्यक्ष ढंग से व्यापारियों से वसूल किए जाते थे तथा अन्य दुकानदारों व बाजारियों से कर इस प्रकार थे। दाला लाल ए बाजारा दलालों पर कर, जज्जारी कर सावी कसाईयों पर कर, चुंगी गल्ला अनाज पर चुंगी। दुकानदारों को राज के निम्नलिखित कर देने पड़ते थे। मंडवी वर्ग साग सब्जी पर कर, गुल फरोशी फूल बेचने वालों पर कर, जरीवाह एक ताबूल पान बेचने वालों पर कर, मछली बेचने वालों पर कर। इस प्रकार से कई कर थे। अफीम बेचने वालों पर 4 अन्य कर इस प्रकार थे। जज्जारी, बनगार, नह, मुस्तगिल तथा दूरी। अब इसके बाद में हम बात करें व्यापारियों के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था थी, तो उसके बारे में बताया गया है। व्यापार व विनिमय के विकास के लिए शांति, सुरक्षा, सुव्यवस्था, यातायात के सुलभ साधन, अच्छी सड़कों पर सुरक्षा आदि की बड़ी आवश्यकता थी। बल दन अलाउद्दीन, मोहम्मद तथा फिरोज तुगलक ने व्यापारी मार्गों की सुरक्षा की व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी के समय खुद तथा मुहक्कम व्यापारियों की सुरक्षा के लिए मार्ग पर खड़े रहते थे। गयासुद्दीन तुगलक के समय व्यापारी इतने सुरक्षित थे कि कोई कारवान वालों के पास फटक भी नहीं सकता था। मोहम्मद तुगलक के समय जबकि आंतरिक दशा बहुत खराब थी, राज्य की ओर से संरक्षण प्राप्त होने के कारण व्यापारियों के विभिन्न वर्गों ने बड़ी उन्नति की। इब्तुतवा लिखता है कि व्यापारियों ने सुंदर हवेलियां बनवानी और वे शान शौकत से अपना जीवन व्यतीत करते थे। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दुकानदारों, व्यापारियों, साहूकारों, शराबों, जमाखोरों, ऋणदाताओं की संपत्ति बरनी के शब्दों में लाखों को पार कर करोड़ों तक पहुंच गई थी। जिस प्रकार उनकी इच्छा होती थी उसी प्रकार बेचते। प्रशासन को कोई कर नहीं देते थे। बरनी के अनुसार उनके घरों में प्रतिदिन 100 टके आते थे, किंतु उनमें से एक भी टका वे कर के रूप में नहीं देते। परंतु बरनी के विचार हिंदू व्यापारियों, साहूकारों आदि की उन्नति के प्रति चिड़न को प्रकट करते थे। नेक्स्ट बिंदु है व्यापार तथा विनिमय। इस देश में निर्मित होने वाली या उत्पादित होने वाली वस्तुओं की खपत न केवल इसी देश में थी, वरन विदेशों में भी बहुत सी वस्तुओं की मांग थी। इसी प्रकार विदेशी वस्तुओं की भी मांग इस देश के विभिन्न वर्गों में थी, जिसके कारण वस्तुओं का आयात करना पड़ता था। आंतरिक एवं बाह्य व्यापार प्राचीन काल से ही होता रहा है। हमारे देश के व्यापारिक संबंध चिरकाल से दक्षिणी पश्चिमी यूरोप, मध्य एशिया, सुदूर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी एशिया आदि के देशों से रहे। देश की भौगोलिक दशा ने व्यापार व विनिमय की सुविधाएं यहाँ के लोगों को प्राकृतिक वरदान में मिली। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत का मध्यकाल में व्यापार दूर दूर देशों से होता था। इस काल में मुद्रा प्रणाली के विकास के साथ साथ धीरे धीरे वस्तु विनिमय की प्रणाली समाप्त हो गई। सभी व्यापार मुद्रा में होने लगे। इसके अतिरिक्त हुंडियों के माध्यम से भी व्यापार हुआ करता था। यह एक प्रकार का लिखित आदेश का आश्वासन पत्र होता था, जिसके द्वारा
क्रेता विक्रेता को अमुक समय व अमुक स्थान पर माल के मूल्य का भुगतान करता था। चूंकि इस समय मार्ग असुरक्षित थे, अतः मुद्रा लेकर चलना असंभव था। इससे क्रेता और विक्रेता दोनों को ही सुविधा रहती थी। बड़े बड़े व्यापार उधार पर ही चलते थे। इस काल में मुद्रा का प्रचलन बढ़ गया था। नेक्स्ट बिंदु है बाजार एवं मंडियां। इस काल में विभिन्न वस्तुओं के लिए पृथक पृथक बाजार या मंडियां हुआ करती थी, जो कि शहर के बीच में या किसी सुविधाजनक स्थान पर होती थी। इन मंडियों में थोक एवं खुदरा व्यापार होता था। इस काल में दासों का क्रय विक्रय दिल्ली, बरनी, बदायूं तथा मंडोर में होता था। इल्तुतमिश ने अपने लिए दास यहीं से खरीदे। गुजरात एवं बंगाल में भी दासों के बाजार थे। दिल्ली में जामा मस्जिद के पास बजाजों का बाजार था। दिल्ली में अनाज, कपड़े, पशुओं के मंडी का भी उल्लेख है। नेक्स्ट बिंदु है आंतरिक बाजार, आंतरिक व्यापार। सल्तनत काल में बरनी एवं अफीफ को छोड़ इतिहासकारों की रुचि केवल राजनीतिक विषयों में ही थी, अतः उन्हीं के वर्णन के आधार पर व्यापार की जानकारी मिलती है। इस काल में प्रत्येक शहर व गांव एक दूसरे के आर्थिक लाभों पर निर्भर थे। शहर के लोगों के लिए अनाज व कच्चा माल गांव से आता था। जब किसान को नकदी में लगान व अन्य करों का भुगतान करने के लिए प्रशासन ने बाध्य किया, तो उन्हें अपना अनाज शहरों में बेचकर मुद्रा प्राप्त करनी पड़ती थी। अलाउद्दीन ने किसानों को बाध्य किया कि वे अनाज कारवानियों के हाथों हाथ बेचें, ताकि वे अनाज दिल्ली पहुंचाएं। नेक्स्ट है आयात। इस काल में आयात की प्रमुख वस्तुओं में उच्च वर्ग की विलासिता के प्रशासनों के अतिरिक्त घोड़े, दास व खच्चर इत्यादि थे। विलासिता की वस्तुएं बहुमूल्य वस्तुओं में रेशम के वस्त्र, मखमल, कढ़े हुए पर्दे, सजावट की वस्तुएं प्रमुख थी, जो चीन, ईरान, सिकंदरिया से आयात की जाती थी। आयात की दूसरी वस्तुएं घोड़े और दास दासियां थे। मुल्तान में घोड़ों का इतना बड़ा बाजार था कि विदेशों से यहाँ घोड़े लाए और बेचे जाते थे। घोड़ों व दासों के अन्य बाजार दिल्ली, बंगाल, लखनऊ था। यहाँ पर यमन, अदन और मर्ज, ईरान और इराक से घोड़े व दास आयात किए जाते थे। उत्तरी भारत में घोड़ों का अंतिम बड़ा बाजार गुजरात था। निर्यात। अब यहाँ से निर्यात क्या क्या है, यह हम प्रारंभ से ही पढ़ चुके हैं कि भारत के संसार के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध बहुत प्राचीन थे। सौदागर भारतीय माल को लाल सागर के तटों से होते हुए अलेक्जेंडरिया और भूमध्य सागर के देशों में पहुंचाते थे। भारतीय माल मलया के द्वीपों, पूर्वी एशिया में चीन और प्रशांत महासागर के देशों को अरब सौदागरों के माध्यम से पहुंचाते था। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में निकास द्वार सिंध में देवल, गुजरात और खंबात, भड़ोच, बहमनी राज्य में थाना, चोल, विजयनगर राज्य में मंगलूर, मालाबार में कालीकट था। इस निर्यातित वस्तुओं की सूची में बहुमूल्य रत्न, सुगंधित तेल, अद्भुत पक्षियां, जानवरों, मसालों, दवाइयां आदि शामिल थे। इनके अतिरिक्त चाय और चीनी के साथ साथ तकिए, रजाइयां, चमड़े की वस्तुएं, सोने के बर्तन, हाथीदांत, चंदन की लकड़ी मुख्य थी। अब इसके बाद में बात करें हम शेरशाह सूरी एवं व्यापार। शेरशाह ने उन बहुत से महसूलों को जिन्हें प्रत्येक गांव, प्रत्येक प्रांत और जिलों की सीमा पर तथा प्रत्येक घाबरे और प्रत्येक प्रमुख मार्ग पर वसूल किया जाता था, हटाकर व्यापार और वाणिज्य को बहुत प्रोत्साहित दिया। उसने यह तय कर दिया कि बिक्री के लिए आने जाने वाली वस्तुओं पर केवल 2 चुंगियाँ लगाई जाएंगी। एक चुंगी तो वह तब वसूल की जाएगी जबकि व्यापारिक वस्तुएं उसके राज्य की सीमा में पूर्वी बंगाल के सोनार गांव नामक स्थान अथवा पंजाब के रोहतासगढ़ या अन्य किसी प्रांत की सीमा से प्रवेश करती थी। दूसरी चुंगी उन वस्तुओं की बिक्री के स्थान पर लगाई जाती थी। यह चुंगी कितनी लगती थी, इसका कोई निश्चित पता नहीं था। ऐसा अनुमान है कि यह
महसूल वस्तु के 2.5% होता था। राज्य के अंदर चुंगी वसूल करने के शेष सभी स्थान उसने बंद कर दिए थे। इन सुधारों से देश के अंदर व्यापार वाणिज्य को बहुत प्रोत्साहित हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेरशाह सूरी के समय भारत में व्यापार बहुत फला फूला। उसने अनेक सुविधाएं दी। इन सुधारों से देश के अंदर व्यापार वाणिज्य को बहुत प्रोत्साहित हुआ और यथेष्ट व्यापारिक समृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त देश में शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करके, अनेक सड़कों का निर्माण करके तथा शुद्ध सिक्के चला कर शेरशाह ने व्यापार तथा वाणिज्य को प्रोत्साहित किया। तो इस प्रकार शेरशाह सूरी के समय भारत का व्यापार बहुत उत्तम दशा में था। अब आगे हम नेक्स्ट पीरियड में बात करेंगे। थैंक यू।